या आज की क्लास में हम जो बात करेंगे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या एज ऑफ जॉनसन को लेकर के बात करेंगे। आई हैव सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जस्ट and these questions are in objective form and these questions are related to what? These questions are related to age of डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एज है इसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं और ये जो है रोमांटिक ले आता है, ऑगस्टन एज के बाद आता है। ऑगस्टन एज का मतलब कि एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। जो ऑगस्टन एज था वो 1700 से 1745 तक था। उसके बाद जो एज आया है उसको हम एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ इनलाइटमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें सेंसिबिलिटी का, इनलाइटमेंट और साथ ही साथ आप कह सकते हैं रीजन, रीजन के अलावा समथिंग जितनी भी चीजें हैं बहुत ही उसमें आपको देखने को मिलेगा। आर्गुमेंट है, लॉजिकल है, कोहेरेंट है, साइंटिफिक अप्रोच है, इन सब चीजों को लिया गया है। इट वाज द गोल्डन एज ऑफ प्रोज, जो एक अगर कहा जाए कि प्रोज का गोल्डन ईरा था। और इंग्लिश की पहली डिक्शनरी इस एज में आती है। तमाम जर्नल्स जैसे द आइडलर और द रैमलर, तो दो जर्नल्स खुद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन निकालते थे। एंड सम गुड थिंग्स यू फाइंड। इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप में देखने को मिलती है, करेक्टनेस था, ह्यूमन नेचर था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी कम टू नो, ये जो एज है दैट एज इज नोन एज एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ इनलाइटमेंट। और एज ऑफ सेंसिबिलिटी एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ये जो है किसके बाद आता है? एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के बाद आता है। और जो एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप था उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, करेक्टनेस था, ह्यूमन नेचर को लेकर के जो बात की गई, सटायर है, आयरनी है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड इन दिस इरा। इसके अलावा जो ये एज है फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल के लिए, ओरिजिन ऑफ द नॉवेल के लिए इम्पोर्टेंट है। और तमाम आप कह सकते हैं कि इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास, ट्रेड और कॉमर्स की शुरुआत यहाँ से होती है। ऑल दिस थिंग्स वी कम टू। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इसके अलावा ये जो एज है, इसके बाद का जो एज आता है वो रोमांटिक एज रहेगा। पहले का जो एज था वो एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप था। और इस एज में भी कुछ हद तक रोमांटिक स्पिरिट भी कम टू नो, जिसे आप कह सकते हैं बाद का जो एज आता है उसको एज ऑफ रिवाइवल कहते हैं। और ये ट्रांजिटरी पीरियड था। सैमुअल जॉनसन का जो समय है उसमें कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम एक नई एज को अप्रोच कर रहे हैं। और जो पास्ट है, जो एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो क्वेश्चंस है उसमें एक क्वेश्चन है कि द एज ऑफ जॉनसन इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ इन इंग्लिश लिटरेचर। द एज ऑफ जॉनसन इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन परिवर्तन का दौर चल रहा था। हम नियो क्लासिकल एज को छोड़ रहे थे और किसी नए एज को अप्रोच कर रहे थे। वह नया एज क्या था? रोमांटिक एज था। तो यह इस एज में रोमांटिक स्पिरिट, रोमांटिक एज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट प्रोटेगोनिस्ट ऑफ क्लासिसिज्म। जो ग्रेटेस्ट प्रोटेगोनिस्ट है क्लासिसिज्म के ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी वाज। जो ग्रेटेस्ट प्रोटेगोनिस्ट है क्लासिसिज्म के ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी वाज, 18वीं शताब्दी के जो सबसे बड़े राइटर थे
18वीं शताब्दी के बीच जाने के बाद 1750 के बाद, 18वीं शताब्दी का मतलब 1701 से 1801 तक, तो 1750 के बाद जो एक बड़े राइटर आते हैं उनका क्या नाम, 1701 के बाद जो एक बड़े राइटर आते हैं उनका नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। तो एक पॉइंट वी कम टू नो अबाउट दिस पार्टिकुलर राइटर की 18वीं शताब्दी के बाद, 18वीं शताब्दी के आधा दशक बीत जाने के बाद जो एक बड़े राइटर है उनका क्या नाम है, उनका नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, जो एक बड़े क्रिटिक है, प्रोज राइटर है, ड्रामेटिस्ट भी थे, और इन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी 1855 ईस्वी में लाया। तो यह एक दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन है, हु सपोर्टेड डॉक्टर जॉनसन इन द फील्ड ऑफ पोइट्री। फील्ड ऑफ पोइट्री में डॉक्टर जॉनसन को किसने सपोर्ट किया? ओलिवर गोल्डस्मिथ सपोर्ट। ओलिवर गोल्डस्मिथ एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने पोइट्री के फील्ड में इनका सपोर्ट किया। ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक फेमस पोयम है डिजर्टेड विलेज। तो वो एक ऐसा जमाना था या एक ऐसा समय था जब आप देखेंगे कि कुछ चीजें यहाँ पर रही है, और उसमें से ओलिवर गोल्डस्मिथ का डेजर्टेड विलेज एक पोयम है। तो इनके समय में एज अ पोएट जो फेमस है ओलिवर गोल्डस्मिथ है। जॉनसन पोयम, जॉनसन ने जो पोयम लिखा उसका क्या नाम है? जॉनसन ने जो पोयम लिखा उसका नाम लंदन है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन वीसेस है। दोनों उन्होंने लिखा, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन वीसेस एंड लंदन। therefore C is the right answer. C is the right answer. If anyone asks you कि जॉनसन ने कौन सा पोयम लिखा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लंदन भी लिखा है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस भी लिखा, दोनों उन्होंने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप वाज द लिमिट ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। पोप हु सेड, किसने कहा कि अलेक्जेंडर पोप क्लासिकल लिटरेचर के लिमिट से, मतलब इसके बाद कोई क्लासिकल लिटरेचर को फॉलो नहीं करता। पोप वाज द लिमिट ऑफ द क्लासिकल लिटरेचर। किसने कहा कि पोप क्लासिकल लिटरेचर के लिमिट से, उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर उसका पैटर्न उसका नियम फॉलो किया, उसके बाद कोई फॉलो नहीं करता। ये बात जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा। किसने कहा? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा। ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, द पोयम या पोयम्स ऑफ गोल्डस्मिथ वर। गोल्डस्मिथ ने जो पोयम लिखा उसका क्या नाम था? उसका नाम द ट्रेवलर है, द डेजर्टेड विलेज है। बोथ ए एंड बी, सो द आंसर सी। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कई पोयम लिखा था, उसमें से दो यहाँ पे दिया जा रहा है। उन्होंने द ट्रेवलर लिखा, द डेजर्टेड विलेज दोनों सही। उन्होंने द ट्रेवलर भी लिखा और डेजर्टेड विलेज भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल पोइट्री। क्लासिकल पोइट्री की क्या खासियत थी? क्लासिकल पोइट्री में प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें बौद्धिकता दिखाई गई, डिफिशिएंट इन इमोशन, इमोशन की कमी है, इमेजिनेशन की कमी है। वो टाउन पोइट्री रही है, बिल्कुल सही है। नो लव फॉर नेचर, उसमें नेचर के प्रति कोई प्यार नहीं है। स्टाइल वाज फॉर्मल, उसकी जो स्टाइल थी वो फॉर्मल थी एंड आर्टिफिशियल। रिटन इन क्लोज्ड कपलेट, ये भी सही। इसका मतलब कि बोथ ए एंड आंसर सी इज द राइट आंसर। जब आप ये कहते हैं क्लासिकल पोइट्री, तो क्लासिकल पोइट्री का मतलब जो अलेक्जेंडर पोप के समय की पोइट्री रही है। क्लासिकल पोइट्री का मतलब कि द पोइट्री दैट वाज द पोइट्री ऑफ अलेक्जेंडर पोप, जो अलेक्जेंडर पोप के समय की पोइट्री रही है उसकी क्या खासियत थी? तो उसकी खासियत में एक तो ये था कि अलेक्जेंडर पोप के समय की पोइट्री क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें बौद्धिकता थी। डिफिशियंट इन इमोशन, उसमें भावनाओं की कमी थी। एंड इमेजिनेशन, कल्पना की कमी थी। और वह टाउन पोइट्री थी, मतलब ऐसी पोइट्री जो कस्बे के लोगों को, शहरी जीवन को लेकर के बात करती थी। नो लव फॉर नेचर, उसमें नेचर के बारे में कोई जिक्र नहीं था। स्टाइल वाज फॉर्मल, उसकी स्टाइल भी फॉर्मल और आर्टिफिशियल थी। रिटेन इन क्लोज्ड कपलेट, वह क्लोज्ड कपलेट में लिखा गया था। या ये सारी की सारी चीज थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पोइट्री, रोमांटिसिज्म। जो रोमांटिक एज की पोइट्री थी उसकी क्या खासियत थी? इनकरेज्ड इमोशन, पैशन एंड इमेजिनेशन, लव फॉर नेचर, रिवाइव्ड रोमांटिक स्पिरिट। यस, जो रोमांटिक पोइट्री है उसमें इमोशन भी था, उसमें पैशन भी है, उसमें कल्पना भी है, उसमें लव फॉर नेचर भी है। सही है। फिर बी में क्या दे रहा है कि अपोज्ड आर्टिफिशियल एंड फॉर्मल स्टाइल, उसमें बनावटीपन से दूरी बनाई गई। आर्टिफिशियल माने बनावटी, फॉर्मल स्टाइल से दूरी बनाई गई। इनकरेज मेट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स, और तमाम मेट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स और पोयर्स की लिबर्टी पर ध्यान दिया गया, बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब बोथ ए एंड बी, ये दोनों सही, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रोमांटिक पोइट्री है उसकी क्या खासियत है। रोमांटिक पोइट्री का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहा, रोमांटिक पोइट्री की खासियत क्या रही है? तो जो रोमांटिक पोइट्री की
खासियत रही है, उसकी खासियत में एक तो इनकरेज्ड इमोशन, पैशन एंड इमेजिनेशन, love for nature, revived romantic poetry, opposed artificial and formal style, encouraged metrical experiments and poets liberty, both A and B. These things we are getting here. Now, question number 9 है, इन whom, ये जेम्स टॉमसन को लेकर के बात की। ये जेम्स टॉमसन का मतलब जो है कि प्री रोमांटिक एज के पोएट थे। जेम्स टॉमसन का जन्म 1700 ईस्वी में हुआ, उनकी डेथ 1748 में हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो ये समय था अलेक्जेंडर पोप का और जो समय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का था, उसमें एक नई तरह की पोइट्री आती है जिसको प्री रोमांटिक पोएट या प्री रोमांटिक पोइट्री कहा गया, जो नेचर को लेकर के बात करते हैं, जो नेचर की ब्यूटी को लेकर के बात करते हैं। दीज थिंग्स वी कंक्लूड, उसमें हम ये देखते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू हियर व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो समय है या ये जो जमाना था, उसमें आप क्या क्या देखते हैं। उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है, दैट हाईली सिग्निफिकेंट, इन हुम पोइट्री, किस पोइट्री में द मेन रोमांटिक, किस पोइट्री में जो रोमांटिक इरा है या जो रोमांटिक इरा से संबंधित चीजें हैं उसको लेकर के डील किया गया है। तो यू विल कम टू नो कि ये जो इरा रहा है यह एक ऐसा इरा था, स्पेशली प्री रोमांटिक पोएट, और इस प्री रोमांटिक पोइट्री में इफ यू गो विथ, तो उसके पहले पोएट जेम्स टॉमसन थे। और जेम्स टॉमसन ने, क्वेश्चन नंबर 9 उन्हीं से रिलेटेड है, इन हुम पोइट्री, किसकी पोइट्री में द मेन रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक, जो रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो रोमांटिक एज की खासियत है, जो उसकी पिक्यूलियरिटीज है, जो उसकी बेसिक एट्रीब्यूट्स है, माइन्यूटली उसमें ऑब्जर्वेशन किया गया नेचर को लेकर के। एक इसका पोइट्री है जेम्स टॉमसन का, सबसे पहले प्री रोमांटिक पोएट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। तो जेम्स टॉमसन जो थे वो क्या थे, जेम्स टॉमसन प्री रोमांटिक पोएट थे और पहले प्री रोमांटिक पोएट थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पोयम द सीजन इज रिटन बाय, जो पोयम द सीजन है उसको किसने लिखा, उसको जेम्स टॉमसन ने लिखा। द सीजन 1726 में उन्होंने लिखना शुरू किया और 1730 में जाकर के कंप्लीट होता है। और यह क्या है, यह पोयम जो है कलेक्शन ऑफ लिरिक है, कलेक्शन ऑफ लिरिक है। और इसके अलावा जैसे इसमें और ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के पोएट है, लेकिन जो थॉमस ग्रे है वो भी प्री रोमांटिक एज के हैं। उनका एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चर वी ऑल हैव रेड, जो कि 1751 में पब्लिश हुआ। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किससे रिलेटेड है, जेम्स टॉमसन से रिलेटेड है, जिनका जन्म जो 1700 में हुआ था, मौत 1748 में हुई है, जो अपना काम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप में किए हुए हैं। और उनका काम क्या था, वो प्री रोमांटिक एज के पहले पोएट थे। उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ द पोयम लिखा जिसका नाम द सीजन था। द 1726 में लिखना वो शुरू करते हैं, 1730 ईस्वी में पब्लिश होता है। एक कलेक्शन ऑफ लिरिक है और इसमें जो है नेचर की ब्यूटी को लेकर के जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ क्लोज्ड कपलेट, क्लोज्ड हीरोइक कपलेट, क्लोज्ड हीरोइक कपलेट, क्लोज्ड हीरोइक कपलेट की जगह हु फॉलोड द मिल्टॉनिक ट्रेडिशन, इन्होंने मिल्टन के ट्रेडिशन को या पैटर्न को फॉलो किया ऑफ यूजिंग द ब्लैंक वर्स को। कह रहे हैं कि आगस्टन एज या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप जो किसके लिए फेमस था, जो कि हीरोइक कपलेट के लिए फेमस था, उस समय भी, उस जमाने में भी वो कौन से पोएट थे जिन्होंने हीरोइक कपलेट में नहीं लिखा पोएम को, बल्कि उसकी जगह ब्लैंक वर्स में लिखा। उनका क्या नाम है, जेम्स टॉमसन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि अलेक्जेंडर पोप के समय जब हीरोइक कपलेट कंपलसरी एक तरह से था, मैंडेटरी था और एक स्टैंडर्ड नाम्स की कैटेगरी में आता था, उस नाम्स को कौन ऐसा पोएट है जो फॉलो नहीं करता और वह मिल्टन के पैटर्न पर लिखता है और ब्लैंक वर्स का यूज करता है, जेम्स टॉमसन। विच वह कौन सा स्टैंजा है जो जेम्स टॉमसन ने यूज किया इन हिज पोयम, अपनी पोयम द कैसल ऑफ इंडोलेंस, कैसल ऑफ इंडोलेंस में, कैसल ऑफ इंडोलेंस की एक पोयम है और उसमें उन्होंने कौन से स्टैंजा का यूज किया, दैट वाज द स्पेंसरियन स्टैंजा। कौन सा स्टैंजा, स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन जो है, ये जो स्टैंजा है ये पोएट स्पेंसर के नाम पे रखा गया और ये 9 लाइन स्टैंजा होता है। कितने लाइन का होता है, 9 लाइन का। इसमें से जो 8 लाइन होती है वह जो है आपका किस पे होता है, 8 लाइन आपका हीरोइक कपलेट में होता है। 8 लाइन आपका हीरोइक, नॉट हीरोइक कपलेट, 8 लाइन आपका आप एक कह सकते हैं कि आयातिक पेंटामीटर में होता है। और जो 9वीं लाइन होती है वो
iambic hexameter होती है। पेंटामीटर मतलब 5 फीट और 10 सिलेबल, जो लास्ट वाली लाइन होती है वो 6 फीट और 12 सिलेबल पे होती है। अगर तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि जेम्स थॉमसन ने अपनी पोयम द कैसल ऑफ इंडोलेंस में, ए थॉमसन की पोयम का नाम, उसमें उन्होंने किस स्टैंजा पैटर्न को फॉलो किया, स्पेंसरियन स्टैंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोयम ऑफ जेम्स थॉमसन वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम एलिग्री, वह कौन सा पोयम है जेम्स थॉमसन का जो ड्रीम एलिग्री के फॉर्म में लिखा गया है। द सीजन, द कैसल ऑफ इंडोलेंस, ये बोथ ए एंड बी। नो, आंसर बी इज राइट, द कैसल ऑफ इंडोलेंस। द सीजन भी आपका उसमें नहीं लिखा गया, द आंसर इज ओनली वन आंसर इज द राइट आंसर, एंड व्हाट इज दैट, द कैसल ऑफ इंडोलेंस। द कैसल ऑफ इंडोलेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है और एक इसमें लिखा गया, इट हैज बीन रिटन इन यू कैन से कि ड्रीम एलिग्री में। अब सवाल उठता है कि ड्रीम एलिग्री क्या है। ड्रीम का मतलब ख्वाब नैरेटिव होता है जिसमें आप देखते हैं कि दो कहानियां साथ साथ चलती है और जो सेकेंडरी मीनिंग होती है वह प्राइमरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टॉमस रोमांटिक पोएट है, सब इनके जमाने में आए हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉमस ग्रे से है। टॉमस ग्रे 1716 में पैदा हुए, 1771 में उनकी मौत हुई है। और क्वेश्चन नंबर ये 14 है, हु इज फेमस एज द ऑथर ऑफ एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। अभी हम लोग बात कर रहे थे एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के फेमस ऑथर कौन है, उसके जो फेमस ऑथर है टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे उन्होंने इसको लिखा हुआ था, बेस्ट नोन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और ऐसा कहा जाता है कि एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड सबसे बेहतरीन एलजी, सबसे खूबसूरत एलजी है जो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ ग्रे। जो टॉमस ग्रे उनकी अदर इंपॉर्टेंट पोएम कौन सा, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द पार्ट। बिल्कुल सही है, बोथ आंसर सी इज राइट आंसर। जो अदर पोएम्स है टॉमस ग्रे का वो कौन सी है, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी है, द पार्ट। द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द पार्ट। अदर इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ ग्रे आर द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द पार्ट। यस, ये एक और है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच पोएम ऑफ ग्रे इज मोर ओरिजिनल एंड रोमांटिक। टॉमस ग्रे की वह कौन सी पोएम है जो काफी ओरिजिनल और रोमांटिक है। तो टॉमस ग्रे का जो और इम्पोर्टेंट पोएम है वो कौन सा है, द बार्ड। द बार्ड, उनका जो बार्ड है वह काफी ओरिजिनल है और रोमांटिक है। एक तो ये सब उन्हीं की पोएम है। इवन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड भी उनका रहा, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी भी उनका रहा। बट दिस थिंग यू फाइंड कि द बार्ड उनका जो पोएम है काफी ओरिजिनल और रोमांटिक है। आंसर इज द राइट आंसर। विलियम कॉलिंस को लेकर के आप बात हो रही, ये भी प्री रोमांटिक एज के पोएट है। विलियम कॉलिंस 1721 में पैदा हुए, 1759 ईस्वी में उनकी डेथ हुई है। लाइक द पोइट्री, किसकी पोइट्री की तरह से विलियम कॉलिंस पोइट्री एग्जिबिट्स डीप फीलिंग्स ऑफ मेलंकली। कह रहे कि वो कौन से पोएट है या किसकी तरह से विलियम कॉलिंस की पोयम भी जो है डीप पोइट्री एग्जिबिट शो करती है या प्रदर्शन करती है डीप फीलिंग्स, भावनाओं को गहराई के साथ, और उसमें कुछ उदासीनता जैसा माहौल भी देखने को मिलता है। तो थॉमस ग्रे के पैटर्न पर, जैसे जिस पैटर्न पर थॉमस ग्रे ने लिखा है, जिस पैटर्न पे थॉमस ग्रे ने बात किया है, कुछ उसी पैटर्न पर जो है विलियम कॉलिंस भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वाज द फर्स्ट पोएम ऑफ विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस का सबसे पहला पोएम कौन था, इज रोमांटिक इन फीलिंग, जिसमें रोमांटिक फीलिंग है, भावनाएं है, बट इज रिटन इन द क्लोज्ड कपलेट। लेकिन वो किसमें लिखी गई, क्लोज्ड कपलेट में लिखी गई। ओरिएंटल इक्लॉक्स, इस पोएम का क्या नाम है, ओरिएंटल इक्लॉक्स। So I would like to tell you here what I would like to tell you here कि जो आपके ये पोएट है विलियम कॉलिंस है, उनका एक पोयम है जिसका नाम ओरिएंटल। पोयम उन्होंने किस पैटर्न पर लिखा हुआ, क्लोज हीरो कपलेट पे उन्होंने इसको लिखा हुआ और इसमें उन्होंने रोमांटिक फीलिंग को दिखाया है। दिस इज द ओरिएंटल इक्वलॉग। नेक्स्ट है कि कॉलिंस बेस्ट नोन पोयम, जो कॉलिंस का सबसे अच्छी पोयम है वो कौन सी है। ओड टू सिंप्लिसिटी, टू फियर, टू द पैशन, हाउ स्लीप द ब्रेव, ओड टू इवनिंग। ये सब ये बोथ बी ए एंड बी। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। ये कॉलिंस का पोयम है जो बहुत फेमस है, हमें ध्यान में रखना है कि ओड टू सिंप्लिसिटी, टू फियर, टू द पैशन, हाउ स्लीप द ब्रेव, ओड टू इवनिंग, ये सब उनका पोयम है। जेम्स मैकफर्सन एक पोएट है
उनका जन्म 1736 ईस्वी में हुआ है, 1796 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। जेम्स मैकफर्सन बिकेम द मोस्ट फेमस पोएट। जेम्स मैकफर्सन सबसे महत्वपूर्ण पोएट बने हैं ड्यूरिंग हिज टाइम, अपने समय के, बाय द पब्लिकेशन ऑफ ओशियानिक पोएम्स कॉल्ड द। कह रहे जो जेम्स मैकफर्सन है, उनका एक पोयम जिसका नाम क्या था, ओशियानिक पोयम जिसको कहा जाता है, उस पोयम का क्या नाम है? उसका नाम है वर्क्स ऑफ ओशियान। वर्क्स ऑफ ओशियान, दिस इज द नेम ऑफ। तो जेम्स मैकफर्सन के प्री रोमांटिक एज के पोएट थे। He was born in 1736, died in 1796, and you are getting here what कि उनकी पोयम का क्या नाम है, वर्क्स ऑफ ओशियान। नेक्स्ट पोएट है विलियम ब्लेक को लेकर के हम लोग बात इधर भी किए थे, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन की। विलियम ब्लेक 1757 में पैदा हुए, 1827 में उनकी मौत हुई। ये भी रोमांटिक एज के मिस्टिकल पोएट थे। तो इन द पोएट्री ऑफ विच 18th century poet we find a complete break from classical poetry। कह रहे वह 18वीं शताब्दी के कौन से पोएट है इनकी पोयम में क्लासिकल जो पोइट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स है वह बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि उसका पूरा ब्रेक हो जाता है। तो दैट वाज विलियम ब्लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी रेलिवेंट, ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल क्वेश्चन, जो कि मतलब अच्छा बनाया गया है कि इन द पोइट्री ऑफ विच 18th century, 18वीं शताब्दी के वो कौन से पोएट है, वी फाइंड अ कंप्लीट ब्रेक, जिसमें हम एक कंप्लीट ब्रेक पाते हैं पोइट्री की तरफ से। तो हु वाज दैट? दैट वाज विलियम ब्लेक। इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस आर द वर्क्स ऑफ विच पोएट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस किसने लिखा, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस किसने लिखा? ये किसका? विलियम ब्लेक का। इट्स आल्सो द वर्क्स ऑफ विलियम ब्लेक। द फेमस पोएम्स ऑफ ब्लेक्स वर्क। फेमस पोएम ब्लेक का कौन है? लिटिल लैम्ब हु मेड द यस, ये उन्हीं का। टाइगर टाइगर, बर्निंग नाइट, द बुक ऑफ मैरिज एंड द बुक ऑफ द मैरिज ऑफ हीवन एंड द बुक ऑफ द मैरिज ऑफ हीवन एंड बोथ ए एंड बी। यस, सी इज द राइट आंसर। जितना भी इसमें जिक्र किया गया सब उनका फेमस पोयम है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया, द टाइगर कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया। उनका और जो बुक है द बुक ऑफ द मैरिज ऑफ हीवन एंड बोथ ए एंड बी, ये उनका सिग्निफिकेंट पोयम था। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्लेक वाज द ओनली पोएट ऑफ सुप्रीम ग्रेट मास्टर हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट ब्लेक। ब्लेक के बारे में ये बातें किसने कही है? इट हैज बीन सेड बाय स्टीनबर्ग। स्टीनबर्ग एक रोमेंट विक्टोरियन एज के आप कह सकते हैं कि पोएट रहे हैं, जो उसी स्पिरिट में लिखते हैं जिसे जिनकी जो पोएटिक जीनियस, पोएटिक टैलेंट अपने में सबसे ज्यादा थे और बहुत सिंपल वे में वो लिखते थे। 18वीं शताब्दी के द वन मैन ऑफ दैट एज, वो 18वीं शताब्दी के एक फिट थे ऑन ऑल अकाउंट सारे तरह से, एंड टू रैंक विद द ओल्ड ग्रेट मास्टर्स, और जो पुराने ग्रेट मास्टर्स के साथ वो लिखा करते थे। तो यू आर गेटिंग हियर कि एक जितने भी क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और खास करके प्री रोमांटिक एज, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और उस एज के जो राइटर्स है उनको लेकर के क्या कहा गया, उनकी पोयम्स क्या रही है, उन सब चीजों को लेकर के ये बात की गई है। नेक्स्ट प्री रोमांटिक एज के जो पोएट है उनका नाम रॉबर्ट बर्न्स रहा है। 1759 में उनका जन्म हुआ, 1796 में उनकी मौत हुई है। उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हु इज द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर, और वह महान सॉन्ग राइटर था इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हैड ग्रेट लव फॉर नेचर, जिसका काफी प्यार था किसके प्रति, नेचर के प्रति, एंड अ फर्म बिलीफ इन ह्यूमन डिग्निटी एंड क्वालिटी, और जिसका जो है मानव जो का जो सम्मान है और जो उसकी क्वालिटी, उसमें उसका काफी ज्यादा विश्वास था। तो दैट वाज रॉबर्ट बर्न्स। आंसर बी इज द राइट आंसर। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। अब जो क्वेश्चन चल रहा है किससे रिलेटेड है? रॉबर्ट बर्न्स से रिलेटेड है, जिनका जन्म 1759 में हुआ। उनकी जो डेथ है 1796 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन क्या है? हु इज द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर, वो कौन महान सॉन्ग राइटर थे इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हैड ग्रेट लव, जिनका लव नेचर के प्रति देखा जा सकता है, और जिनका एक फर्म बिलीव था, एक दृढ़ विश्वास था कि मानव सम्मान को, ह्यूमन डिग्निटी को बचाना है और उसकी क्वालिटी को बचाए रखना। रॉबर्ट बर्न्स का। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फ्रेश इंस्पायर्ड सॉन्ग ऑफ बर्न्स। वे लोग जो सॉन्ग की पोयम से इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे, वेंट स्ट्रेट, वे सीधे गए टू द हार्ट ऑफ।
उन लोगों ने किसके हृदय को प्रभावित किया? द फ्रेश इंस्पायर्ड सॉन्ग, कह रहे कि सॉन्ग कौन बर्न्स की, रॉबर्ट बर्न्स का वो कौन सा गीत है, कौन सी पोयम है जिसने लोगों के दिल को सीधे प्रभावित किया या छुआ? पहला ऑप्शन है द कॉटर सैटरडे नाइट, टू अ माउस, टू अ माउंटेन डेजी। दूसरा बी ऑप्शन है मैन वाज मेड टू बॉन्ड, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी, आंसर सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये कि इसमें जितना भी ऑप्शन दिया गया सब सही है। कौन सी वो पोयम है जो रॉबर्ट बर्न्स की, वो कौन सी पोयम है जिसने मानव हृदय को सीधे सीधे प्रभावित किया? तो उनकी पोयम द कॉटर सैटरडे नाइट, टू अ माउस, टू अ माउंटेन डेजी, मैन वाज मेड टू बॉन्ड, सारी चीजों ने प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ विच पोएट सॉन्ग्स हैव द एलिजाबेथन टच अबाउट देम, कह रहे कि वो कौन से पोएट थे जिसके सॉन्ग्स में एलिजाबेथन टच नजर आता है? वो कोई और नहीं, रॉबर्ट बर्न्स है। रॉबर्ट बर्न्स की पोयम में पूरा एलिजाबेथन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नजर आता है। मोस्ट ऑफ विच पोएट सॉन्ग, वह कौन सा पोएट है जिसके गीत में हैव द एलिजाबेथन टच, एलिजाबेथन टच नजर आता है, यानी एलिजाबेथन एज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो उनकी पोयम में नजर आता, दैट वाज रॉबर्ट बर्न्स का पोयम। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विलियम काउपर से रिलेटेड है। ये भी प्री रोमांटिक एज के पोएट है, 1731 में जन्म हुआ, 1800 में मौत हुई है। हु लिव्ड अ टॉर्चर्ड लाइफ एंड वाज ड्राइवन टू द वर्ज ऑफ मैडनेस, वो कौन सा पोएट है जो काफी टॉर्चर्ड लाइफ, टॉर्चर मतलब जिससे पीड़ित जीवन व्यतीत किया, एंड वाज ड्राइवन टू द वर्ज ऑफ मैडनेस, और जो पागलपन की हद तक आ गया था, एंड अ जीनियल एंड काइंड सोल, लेकिन उसके अंदर एक दयालु आत्मा थी और वह बहुत बुद्धिमान था। उस पोएट का क्या नाम? विलियम काउपर, that was a William Cowper. ये क्वेश्चन that it's a very new and you can say a very experimental poem, एक नया प्रयोग किया हुआ पोयम है। Who lived a tortured life, और कौन सा पोएट है जिसने टॉर्चर्ड लाइफ को दिया? टॉर्चर्ड लाइफ कौन सा होता है? टॉर्चर्ड लाइफ अ टाइप ऑफ लाइफ जो यू कैन से कि जिसमें बहुत ज्यादा उसको सताया गया हो और जो मरने की हद तक आ गया हो, और लेकिन उसके अंदर जीनियर और काइंड सोल रहा हो। विलियम काउपर। नेक्स्ट है काउपर्स लॉन्गेस्ट पोयम द टास्क, ये कई बार पूछा जा चुका है कि द टास्क किसका पोयम है? विलियम काउपर्स लॉन्गेस्ट पोयम, जो विलियम काउपर का पोयम द टास्क है, वो किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ब्लैंक वर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लैंक वर्स का यूज हेनरी होवर्ड और लव सरे ने, वर्जिल का किताब उसका ट्रांसलेशन महाकाव्य द एनीड बुक सेकंड और बुक फोर 1540 के का जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया तब किया था। तब से लगातार ब्लैंक वर्स विलियम शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने, उसके बाद प्री रोमांटिक पोएट, फिर रोमांटिक एज के, विक्टोरियन एज के लोगों ने यूज किया। उसी में से एक क्वेश्चन है कि विलियम काउपर ने अपनी लॉन्ग पोयम द टास्क किस में लिखा? ब्लैंक वर्स में लिखा। द मोस्ट लेबोरियस वर्क ऑफ काउपर, करे काउपर का जो सबसे लेबोरियस वर्क रहा है इज द ट्रांसलेशन ऑफ होमर, वह होमर के वर्क का उन्होंने ट्रांसलेशन किया। और यह ट्रांसलेशन किस में हुआ? ब्लैंक वर्स में हुआ। यह ट्रांसलेशन किस में हुआ? ब्लैंक वर्स में। द मोस्ट लेबोरियस वर्क ऑफ काउपर, काउपर का जो एक महत्वपूर्ण जो वर्क रहा है इज द ट्रांसलेशन ऑफ होमर, वह होमर का ट्रांसलेशन था। इन वो किसमें था? दैट वाज द ब्लैंक वर्स, वह ब्लैंक वर्स था। नेक्स्ट है विच ऑफ द काउपर स्मॉल लवली लिरिक्स, काउपर का वह कौन सा छोटा लवली लिरिक्स है बिगिनिंग विद द फेमस लाइन, जो महत्वपूर्ण लाइन से शुरू हुआ, ओ दैट दोज लिप्स एंड लैंग्वेज, वह लिप्स और वह लैंग्वेज, ओ दैट दोज लिप्स एंड लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काउपर का वह कौन सा स्मॉल और लवली पोयम है जिसकी शुरुआत इस लाइन से होती है, ओ दैट दोज लिप्स, लिप्स, वो दैट दोज लिप्स हैड लैंग्वेज, क्या उन लिप्स में भी कुछ भाषा थी? क्या वे लिप भी बोलते थे? इसकी शुरुआत किससे होती है? आंसर सी द राइट आंसर, ऑन द रिसीट ऑफ माय मदर्स पिक्चर। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है रिसीप्ट नहीं होता, पी साइलेंट हो जाता है, रिसीट कहा जाता है, RECEIT, पी साइलेंट। जैसे रिसीट मतलब होता है रसीद, तो लोगों को रसीद मिलती है या बिल वगैरह मिलता है तो कभी रिसीप्ट नहीं कहना, पी साइलेंट हो जाता है, रिसीट। सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है द लवली लिरिक्स ऑफ काउपर बिगिनिंग विद द आफ्टर कोटेड लाइंस, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, करें वह कौन सा लवली लिरिक्स है काउपर का जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे। मैं जिस चीज का भी सर्वे कर लूं
उसका मैं बेताज बादशाह बन जाता हूँ। 21 पोयम का अलेक्जेंडर सेलकर्क नाम की पोयम का ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्री रोमांटिक पोएट है जॉर्ज क्रैब। जॉर्ज क्रैब का जो पोयम 1754 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 1832 ईस्वी में उनकी डेथ हुई है। क्वेश्चन है कि हु स्टूड मिडवे बिटवीन द ऑगस्टन एंड द रोमांटिक्स। ऑगस्टन एज और रोमांटिक एज के बीच में कौन आता है? उनका और रोमांटिक एज के बीच में आता है जॉर्ज क्रैब। 34 है मोस्ट ऑफ जॉर्ज क्रैब्स पोयम। जो जॉर्ज क्रैब्स का जो पोयम्स आर रिटेन वो किस में लिखा गया? हीरोइक कपलेट में लिखा गया। किस में लिखा गया? हीरोइक कपलेट में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड, किसने कहा दैट नेचर इज प्रेजेंस अ मोशन एंड अ स्पिरिट एंड ही रियलाइजेस द इंटीमेट यूनियन ऑफ नेचर विद मैन। ये किसने कहा? जॉर्ज क्रैब ने कहा। और इसका मतलब क्या? हु सेड किसने कहा नेचर इज प्रेजेंस की जो नेचर की उपस्थिति है वो एक मोशन के रूप में है और एक स्पिरिट के रूप में। एंड ही रियलाइजेस और वह महसूस करते द इंटीमेट यूनियन ऑफ नेचर। नेचर इंटीमेट यूनियन, नेचर का मिलन या नेचर का जो है आपसी संबंध मैन के साथ वो महसूस करते। ये बात किसने कही? जॉर्ज क्रैब ने कही है। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ जॉर्ज क्रैब्स पोयम इज विदाउट राइवल। जॉर्ज क्रैब की वो कौन सी पोयम है जिसमें कोई दुश्मनी नहीं दिखाई गई है? एज अ पिक्चर ऑफ द वर्किंग मैन, जिसमें उन्होंने वर्किंग मैन का चित्र दिया हुआ है ऑफ हिज एज, अपने एज का, एंड शोज और जो शो करता है दैट द लाइव्स ऑफ द कॉमन विलेजर्स की जो आम आदमी का जीवन है, एंड लेबरर्स, लेबरर्स का आर फुल ऑफ रोमांटिक इंटरेस्ट, और उनका जीवन बहुत ही रुचिपूर्ण है। वह उसका क्या नाम है? दैट इज उस पोयम का नाम द विलेज है। द विलेज इज द पोयम ऑफ जॉर्ज क्रैब। और इसके पहले एक पोयम मैंने बताया था डिजर्टेड विलेज। तो जो डिजर्टेड विलेज था वो किसका पोयम था? डिजर्टेड विलेज वाज द पोयम ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ। लेकिन द विलेज जो पोयम है वो जॉर्ज क्रैब था। तो एक दो क्वेश्चन और है बस। द पोएम्स ऑफ जॉर्ज क्रैब आर, जॉर्ज क्रैब की कौन कौन सी पोएम्स है? द पेरिश रजिस्टर, द विलेज, द फोरा, द टेल्स इन वर्ड्स, टेल्स ऑफ द हिल, बोथ ए एंड, ये सारा पोएम जो भी ऑप्शन दिया है ये सब उन्हीं का पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस थॉमस चैटरटन से रिलेटेड है। 1752 में जन्म हुआ, 1770 में मौत हुई है। विच पोएट में आल्सो बी कंसीडर्ड द प्रीकर्सर ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल। वो कौन सा पोएट है जो रोमांटिक रिवाइवल का प्रीकर्सर, रोमांटिक एज से पहले आया हुआ है या रोमांटिक एज का उसको प्रीकर्सर माना जाता है? तो उसका क्या नाम है? थॉमस चैटरटन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन सा पोएट है जिसको जो है रोमांटिक रिवाइवल का प्रीकर्सर कहा जाता है? दैट वाज थॉमस चैटरटन। क्वेश्चन नंबर 39 है द राउली पोयम्स ऑफ थॉमस चैटरटन। एक राउली पोयम्स है जिसको थॉमस चैटरटन ने लिखा, रिटन, वो लिखा गया है किस पे लिखा गया? इन इंग्लिश मेड अ स्ट्रांग अपील ऑफ मेडिवलिज्म। इसमें मध्य युग का सेटिंग है या मध्य युग के तरीके या पैटर्न पर लिखा गया। वो कौन सी पोयम है? सूडो चासरियन, स्पेंसरियन। दैट इज द सूडो चासरियन। चासर का जो स्टाइल है उसके दिखावटीपन पर वो लिखा गया। तो ये किसका था? राउली पोयम्स, थॉमस चैटरटन का। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है व्हेन द पब्लिकेशन ऑफ बिशप पर्सी। बिशप पर्सी एक राइटर है और उनकी पोयम है रिलीक्स ऑफ एंशिएंट पोइट्री। ये एक तरह का बैलर का कलेक्शन था, रिलीक्स ऑफ एंशिएंट पोइट्री मेड कंट्रीब्यूशन टू द रोमांटिक मूड के रिवाइविंग में इंटरेस्ट इन बैलर लिटरेचर, जो बैलर फॉर्म में लिखा था। ये केम इन 1765। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिशप पर्सी का रिलिक्स ऑफ एंशिएंट पोइट्री जो कलेक्शन ऑफ बैलड था ये कब आया हुआ है, जिसमें रोमांटिक पोइट्री खास करके बैलड में उसका मेडिवल सेटिंग को लेकर के बात की गई? ये 1765 में है। तो इन दिस वे यू आर गेटिंग कि आई हैव डन टुडेस क्लास एंड आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी इशू। You can just go and cover this question. We will look it up. Today I have covered 40 questions. It's a very important topic. Just go and repeat इसको कवर करिए और रिपीट करिए।